जी, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है द न्यूट्रल थियरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। अच्छा जी, कह रहे कि एक साइंटिस्ट था मोटू कामुरा एडवांस्ड द न्यूट्रल थियरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन इन 1968। इस कामुरा ने 1968 के अंदर इसको जो है वो प्रपोज किया। Two observations underlie the theory. Number one, most natural populations harbor high levels of genetic variation, higher than would be expected if natural selection were the evolutionary force primarily responsible for influencing the level of genetic variation in population. तो क्या दो जो ऑब्जर्वेशन है उसकी बेस पर समझने की ये थ्योरी बनाई गई है। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि ज़्यादातर जो नेचुरल पॉपुलेशंस हैं दे हार्बर हाई लेवल्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन जो है वो पाई जाती हैं जो कुदरती पॉपुलेशंस हैं। और कितनी ज़्यादा हैं? हायर देन वुड बी एक्सपेक्टेड इफ नेचुरल सिलेक्शन वर द एवोल्यूशनरी फोर्स। कहता कि अगर तो नेचुरल सिलेक्शन ही बुनियादी एक एवोल्यूशनरी फोर्स है, ठीक है, जो सिलेक्ट करती है, तो उससे भी ज़्यादा वेरिएशन पाई जाती हैं, ठीक है, फॉर इन्फ्लुएंसिंग द लेवल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन पॉपुलेशन। तो कह रहे हैं कि जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं, वह जेनेटिक वेरिएशन कैसे आती हैं? उसमें एक जो बड़ा फैक्टर है वो नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है ना। तो जो नेचुरल सिलेक्शन है उसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं। तो कह रहे हैं कि उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि बहुत सी जो पॉपुलेशंस हैं नेचुरल पॉपुलेशंस, उनमें जो वेरिएशंस हैं वो नेचुरल सिलेक्शन के नतीजे में होने वाली वेरिएशन से कहीं ज़्यादा हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन उसकी थी, मैनी म्यूटेशंस इन सीक्वेंसेस ऑफ जीन्स डू नॉट आल्टर द प्रोटीन्स एनकोडेड बाय दोज जीन्स। उसने कहा कि बहुत सी म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जीन्स में जिससे प्रोटीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आमतौर पे तो हम ये समझते हैं ना कि जीन में म्यूटेशन होगी तो उससे बनने वाली प्रोटीन में भी म्यूटेशन होगी, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि बहुत सी जीन्स में जो म्यूटेशन है वो ऐसी हैं कि जिनसे प्रोटीन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्चुअली ऑलवेज ट्रू फॉर सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशंस, सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशंस में भी ऐसा होता है, और सम टाइम ट्रू फॉर नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशंस। अब ये होती क्या है कि बाद का ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर जीन में एक म्यूटेशन हो गई है, जी की जगह पे फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे ए लग गया है, ठीक है, तो जेनेटिक कोड चेंज हो जाएगा। तो जेनेटिक कोड जब चेंज होगा तो फॉर एग्जाम्पल पहले सीक्वेंस थी जी टी ए, तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी टी ए एक अमाइनो एसिड एक्स अमाइनो एसिड लगाता है। अब टी की जगह पे ए आ गया है, तो जी टी ए की जगह पे अब बन गया जी ए ए। तो ये जो जी ए है ये भी हो सकता है कि उसी अमाइनो एसिड के लिए हो ये सीक्वेंस भी, ठीक है ना, क्योंकि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा सीक्वेंसेस होती हैं। तो इसलिए म्यूटेशन तो हुई है लेकिन बज़ाहिर तो प्रोटीन में कोई फ़र्क नहीं आया। कहते हैं इफ प्रोटीन फंक्शन इज नॉट अल्टर्ड बाय म्यूटेशन द एलीलिक वेरिएंट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम दैट म्यूटेशन is unlikely to be influenced by natural selection। तो कह रहे कि अगर ऐसी म्यूटेशन हो जिससे जीन में तो चेंज आए लेकिन प्रोटीन में चेंज ना आए, तो उससे क्या होगा? वेरिएशन तो आ जाएगी कि दो अफराद हैं, एक में जीन की सीक्वेंस है जी टी ए, दूसरे में सीक्वेंस है जी ए ए, तो दो इंसान हैं, दोनों में सीक्वेंस में तो फ़र्क आ गया, वेरिएशन तो आ गई, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन असरअंदाज नहीं होगी, वो दोनों कायम रहेंगे। क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन असरअंदाज होती है प्रोडक्ट पर, तो दोनों उसी प्रोटीन को बना रहे हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन के लिए फ़र्क करना मुश्किल है, तो वो दोनों को एक तरह ही समझेगी, तो कोई भी फ़र्क चेंज नहीं आएगी। तो वो कह रहे हैं कि जो म्यूटेशन जो है, कुछ म्यूटेशन से जीन में तो फ़र्क आता है लेकिन प्रोटीन में फ़र्क नहीं आता। The neutral theory holds that
because most mutations are selectively neutral at the molecular level। तो कह रहा है कि ज़्यादातर जो म्यूटेशंस हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल पर न्यूट्रल होती हैं। द मेजॉरिटी ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज दैट मैक्रो मॉलिक्यूल्स अंडरगो रिजल्ट फ्रॉम रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ज़्यादातर जो एवोल्यूशनरी चेंज आती है, ठीक है, जिसमें से जो मैक्रो मॉलिक्यूल गुजरते हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि आमतौर पर जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से आती है। मैक्रो मॉलिक्यूल जो लार्ज मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो क्या जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में जो एवोल्यूशनरी चेंज आती है वो कह रहे हैं कि वो ज़्यादातर किसकी वजह से, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से है, ठीक है। मच ऑफ द वेरिएशन विद इन स्पीशीज रिजल्ट फ्रॉम रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या जो ज़्यादातर जो स्पीशीज के अंदर जो वेरिएशन है, ठीक है ना, जैसे अब इंसानों में भी वेरिएशन है ना, ह्यूमंस में, कलर में, हाइट में, तो ये स्पीशीज के अंदर वेरिएशन है। एक ही स्पीशीज है हमारी होमो सैपियंस, लेकिन हमारे अंदर वेरिएशन मौजूद हैं, तो इसको बोलते हैं वेरिएशन विद इन स्पीशीज। तो कह रहा है कि ये जो विद इन स्पीशीज वेरिएशन आती हैं ये किसकी वजह से आती हैं, रिजल्ट फ्रॉम रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट। रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट से क्या मुराद है कि वेरिएशन इन द relative frequency of different genotypes in a small population owing to the chance disappearance of particular genes as individuals die or do not reproduce। तो ये जो रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट है उसको उसने ब्रैकेट में एक्सप्लेन किया है कि ऐसी वेरिएशंस जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है कि वो पॉपुलेशन में चंद अफराद पर आए। मतलब अब हम इंसान हैं, ठीक है, नारोवाल में फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी 1 लाख अफराद हैं फॉर एग्जाम्पल, और इनमें से हम कहते हैं जी किसी एक गांव में, ठीक है, वहां पे कोई 20-30 अफराद हैं किसी एक दूर दराज विलेज में, तो उस विलेज में जो 20-30 अफराद हैं उनमें कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट हुई है, कोई चेंज आई है, वेरिएशन आई है, तो म्यूटेशन हो गई है। तो कहता है कि ये जो म्यूटेशन है उन 20-30 अफराद में से होगी, ठीक है ना, और ज़ाहिर है चांस है कि वो जो 20-30 अफराद हैं उनकी डेथ हो जाए, ठीक है, और वो अगली नस्ल में ट्रांसफर ना हो पाए, या वो जिनमें म्यूटेशन हुई है वो इसे रिप्रोड्यूस ना कर सकें। तो दोनों सूरतों में जो चेंज आई थी उनकी डेथ के साथ ही ख़त्म हो गई, वो अगली नस्ल में ट्रांसफर ही ना हो सकी। तो क्या जो काइमोरा डेवलप्ड ए मैथमेटिकल मॉडल showing that the rates at which neutral substitution accumulate is a function of the mutation rate, not to selection force। मतलब इसने फिर ये जो ऑब्जर्वेशन इसने की डिफरेंट काइमोरा ने, इसने कहा कि जो रेट्स एट विच न्यूट्रल सब्स्टिट्यूशन एक्यूमुलेट, न्यूट्रल से क्या मुराद है कि जिसमें चेंज आए लेकिन वो जाहिर ना हो। सादा अल्फाज में क्या मतलब है न्यूट्रल का, कि चेंज तो आए लेकिन वो जाहिर ना हो, ठीक है ना, क्योंकि उसके प्रोडक्ट में कोई फ़र्क ना आए। ठीक होगी बात। देखिए फॉर एग्जाम्पल से समझाने के लिए कि आप सबके घरों में स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, ठीक है ना, वो एक तरह के ही लगे होंगे, ठीक है। अब अगर आप क्या करें कि उसमें से एक स्विच को निकालें और उसकी जगह पे कोई दूसरे कलर का स्विच, कोई और डिज़ाइन का स्विच लगा दें वहाँ पे, तो क्या होगा, उस स्विच बोर्ड में चेंज तो आएगी। एक बाकी वाइट कलर के स्विच लगे, एक आपने ब्लैक लगा दिए, तो चेंज तो आ गई, लेकिन उसके प्रोडक्ट में चेंज नहीं आई। आप उस बटन को ऑन करेंगे तो उससे पंखा वही चलेगा जो पहले स्विच से चल रहा था, ठीक है ना, तो रिजल्ट में तो कोई फर्क ना आया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ये तो नहीं सोचेंगे कि इसको मैं निकाल के तो फेंक दूं, ठीक है, कि ये बाकी वाइट है ये ब्लैक है, नहीं, आप कहेंगे जी वाइट वाले से भी पंखा ऑन हो रहा था, ब्लैक वाले से भी हो रहा है, ठीक है, तो मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं क्योंकि रिजल्ट मुझे वही मिल रहा है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल है कि चेंज तो आई, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है तब्दील करना, क्या हमने तब्दील तो किया लेकिन वो न्यूट्रल रहा, तो फर्क ना पड़ा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं जो न्यूट्रल सब्स्टिट्यूशंस हैं ये जमा होते हैं एक्यूमुलेट अगली नस्लों में, ठीक है। तो कह रहे हैं इज ए फंक्शन ऑफ द म्यूटेशन रेट। तो ये म्यूटेशन रेट है। मिसाल तौर पे हम कहते हैं जी आज के इंसान में और आज से 10,000 साल पहले वाले इंसान में न्यूट्रल सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो हम कहते हैं जी 20 हैं, कि 20 जीन्स में ऐसी चेंज आई हैं, ठीक है,
कि जिससे प्रोडक्ट को तो फर्क नहीं पड़ा लेकिन जीन में चेंज आई है, तो ये न्यूट्रल होगी। तो कह रहा है कि ये क्या है, ये म्यूटेशन है कि 10,000 साल में 20 म्यूटेशंस हो गई हैं। म्यूटेशन रेट क्या है, 10,000 साल में 20, ठीक हो गया। तो कह रहा है कि ये जो जाहिर करता है, ये म्यूटेशन रेट को जाहिर करता है, ये सिलेक्शन को जाहिर नहीं करता, ठीक है। सिलेक्शन होता है कि जो अपीयरेंस में चेंज आ रही है कि रंग काला गोरा है, हाइट ज़्यादा कम है, ठीक है, वगैरह वगैरह, तो उसके ऊपर सिलेक्शन जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज होती है जो वेरिएशन है फिजिकली, ठीक है। बाय दिस थ्योरी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेरिएशन इन जीनोम्स are strongly influenced by a balance between mutation which generates variations and genetic drift which can eliminate it। कह रहे इस थ्योरी से जो लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर वेरिएशन, जो जीन्स के अंदर जो मॉलिक्यूलर वेरिएशन आती हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं किससे, बाय ए बैलेंस बिटवीन म्यूटेशन विच जनरेट वेरिएशंस एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट विच कैन एलिमिनेट इट। कह रहा है कि जो मॉलिक्यूलर वेरिएशंस हैं, हमारे जीन में जो वेरिएशन हैं, ठीक है, जो आज मौजूद हैं, कह रहा है कि वो नतीजा है किसका, म्यूटेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट के दरमियान एक बैलेंस का। म्यूटेशन हुई, ठीक है, चेंज आ गई, और जेनेटिक ड्रिफ्ट से क्या होता है कि वो चेंज वाले अफराद की डेथ हो गई, उनको रिप्रोड्यूस करने का मौका नहीं मिला, तो वो चेंज उनके साथ ही दफन हो गई, वो अगली नस्ल में ट्रांसफ़र ना हो सकी, ठीक है। तो आज अगर हम में से किसी में, फादर मेरे अंदर 20 न्यूट्रल सब्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है, 20 न्यूट्रल म्यूटेशंस हैं, तो हो सकता है कि जो मेरे इंसेस्टर थे उनके अंदर 50 म्यूटेशंस हुई हों, तो जो बाकी की 30 थी वो म्यूटेशन जो है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट का शिकार हो गई, ठीक है ना, क्योंकि डेथ हो गई या वो रिप्रोड्यूस ना कर सके, तो वो 30 म्यूटेशन जो हुई थी पहलू में वो अगली जनरेशन में जाहिर ना हो सकी, ठीक है। तो मेरे अंदर जो म्यूटेशन जाहिर है वो 20 हैं, ठीक है। तो क्या जो मॉलिक्यूलर वेरिएशंस हैं वो इन दोनों का बैलेंस है कि म्यूटेशन कितनी हुई है और जेनेटिक ड्रिफ्ट से वो ख़त्म कितनी हो गई है, ठीक होगी बात। तो म्यूटेशन जैसे मैं एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल 50 म्यूटेशन हुई होंगी, लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट से 30 एलिमिनेट हो गई, तो बाकी कितनी बची मौजूदा, वो 20, ठीक है। तो हम कहेंगे जी मॉलिक्यूलर वेरिएशन कितनी है, 20 वेरिएशंस आई हैं, ठीक है। कह रहा है कि यूजिंग सीक्वेंस डेटा ऑफ हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, साइटोक्रोम सी फ्रॉम मैनी वर्टिब्रेट्स, मोटो काइमूरा कैलकुलेटेड ऑन एवरेज सीक्वेंस evolution in mammals had been very rapid, 1 amino acid change every 1.8 years, ठीक है। इसने फिर क्या किया कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, इंसुलिन भी प्रोटीन है, साइटोक्रोम सी भी प्रोटीन है, ये इसने लिए मुख्तलिफ वर्टिब्रेट्स के और इनकी सीक्वेंसेस की, सीक्वेंसेस में अमाइनो एसिड को देखा कि जी अमाइनो एसिड किस तरतीब से लगे हुए हैं, इनको कंपेयर किया उसने, और फिर उसने कैलकुलेट किया, उसने कहा कि जो मैमल्स हैं इनमें हर तकरीबन 1.25 साल में 1.8 ईयर में एक अमाइनो एसिड में चेंज आ जाती है, ठीक है। तो ये इसने इसकी स्पीड को, इसने रेट को कैलकुलेट किया। कहते सच ए हाई म्यूटेशन फ्रिक्वेंसी सजेस्ट द मेजॉरिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशंस हैव नो फिटनेस इफेक्ट दैट इज selectively neutral and are created by genetic drift। तो कह रहा है कि इतनी देखें तब्दीली आ रही है, 1.8 ईयर में एक अमाइनो एसिड चेंज हो रहा है, तो इतनी स्पीड है, लेकिन बज़ाहिर हमें कोई चेंज नज़र नहीं आता, क्यों, कि वो न्यूट्रल सब्स्टिट्यूशंस है, ठीक है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो उनमें से बहुत सो को एलिमिनेट कर देता है। क्या रेट ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन इज इक्वल टू द न्यूट्रल म्यूटेशन रेट, दिस गिव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर क्लॉक, ठीक है, कि कितनी न्यूट्रल म्यूटेशन होंगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन का रेट क्या होगा, ठीक है। और इसके लिए फिर बाद में टर्म बनाई गई है कि मॉलिक्यूलर क्लॉक, ठीक है, जैसे क्लॉक घड़ी खास पैटर्न में चलती है, ठीक है,
1 घंटा जो है वो एक ख़ास अरसे के बाद 1 घंटा पूरा होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसी तरह मॉलिक्यूलर क्लॉक है कि इसमें भी एक फिक्स है कि इतने टाइम के बाद इतनी चेंज आनी है, उसको बोलते हैं कि रेट ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। द न्यूट्रलिस्ट सिलेक्शनिस्ट डिबेट। अब दो बन गए, एक कहते हैं जी न्यूट्रल म्यूटेशन होती है और दूसरे कहते हैं जी कि सिलेक्टिव होती है। अब इन दो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। अच्छा जी, मोस्ट म्यूटेशंस आर डेलिटीरियस एंड आर रिमूव्ड। ये जो चीज़ है इसको दोनों मानते हैं कि ज़्यादातर जो म्यूटेशंस हैं ज़्यादातर वो नुकसानदेह हैं और उनको रिमूव किया जाता है, मतलब वो नुकसानदेह ऐसे अफराद जिनमें नुकसानदेह म्यूटेशन हो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे या उनकी डेथ हो जाती है जल्दी। सम म्यूटेशंस आर फेवरेबल एंड आर फिक्स्ड। और बड़ी थोड़ी म्यूटेशन ऐसी होती हैं जो कि फ़ायदेमंद हैं, और जिन अफराद में वो म्यूटेशन होती है फ़ायदेमंद, नेचर जो है उनको ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने का मौका देती है और वो जो चेंज है वो अगली नस्ल में ट्रांसफ़र हो जाती है। अब न्यूट्रल थ्योरी और जो सिलेक्शनिस्ट थ्योरी है इसमें थोड़ा सा जो एक कंपैरिजन है। जो न्यूट्रल थ्योरी है ये कह रहा है कि ये एडवांटेजेस से अडॉप्टिव म्यूटेशंस हैं, ठीक है, इसमें वेरी रेयर, ठीक है, इसमें जो फ़ायदेमंद जो म्यूटेशन है वो बड़ी ही रेयर होती हैं। जो न्यूट्रल थ्योरी है ये इसका इनका मानना है कि न्यूट्रल थ्योरी वाले कहते हैं कि जो फ़ायदेमंद म्यूटेशंस हैं वो बहुत रेयर हैं। मोस्ट ऑफ द माइनर चेंजेस एंड पॉलीमॉर्फिज्म आर न्यूट्रल एंड क्रिएटेड बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट। ज़्यादातर जो माइनर सेट्स में चेंजेस आती हैं या जो पॉलीमॉर्फिज्म्स हैं, कह रहे हैं कि वो ये जो मानते हैं न्यूट्रल थ्योरी वाले कहते हैं कि जी न्यूट्रल हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और क्रिएटेड बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट, और जो भी चेंज आ रहा है पॉपुलेशन में वो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से आ रहा है। और ये मॉलिक्यूलर क्लॉक के कंसेप्ट को भी मानते हैं। दूसरे हैं जी सिलेक्शनिस्ट थ्योरी है। सिलेक्शनिस्ट जो है ये कहते हैं जी एडवांटेजियस म्यूटेशंस आर मोर कॉमन, ठीक है, कि जो फ़ायदेमंद हैं वो मतलब सिलेक्शनिस्ट कहते हैं कि वो निस्बतन ज़्यादा कॉमन है। मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन विल आर डोमिनेटेड बाय सिलेक्शन, कि जो मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन है वो सिलेक्शन की वजह से होती है। और इनके ख्याल में देयर इज़ नो मॉलिक्यूलर क्लॉक, तो कोई फिक्स रेट नहीं है, ठीक है, फिक्स टाइम नहीं है कि इतना अरसा गुजरेगा तो ये म्यूटेशन इतनी चेंज आएगी, ठीक है। तो सिलेक्शनिस्ट जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब एविडेंस सपोर्टिंग न्यूट्रल एवोल्यूशन, कुछ एविडेंस भी मौजूद हैं, जैसे सूडोजीन्स। सूडोजीन्स क्या होते हैं? डेड जीन्स दैट हैव नो फंक्शन एंड नो फिटनेस इफेक्ट इवॉल्व वेरी फास्ट। कुछ ऐसे जीन्स हैं जिनका कोई हमारी बॉडी में बज़ाहिर कोई फंक्शन भी नहीं है और हमारे सर्वाइवल फिटनेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या जो सूडो जीन्स हैं इनमें एवोल्यूशन बड़ी तेज़ी से होती है। फिर सिनोनिमस कोडान पोजीशन, कि सिनोनिमस एक जैसी कोडान की पोजीशन भी हैं, जैसे 3 फोल्ड 4 फोल्ड डीजेनरेट साइट्स वगैरह हैं। दे इवॉल्व फास्टर देन नॉन सिनोनिमस साइट्स एंड शुड इवॉल्व विद ए कांस्टेंट रेट, ठीक है। तो ये भी हर एक के लिए सही नहीं है, लेकिन एक जनरल परसेप्शन है। जो सिनोनिमस कोडान पोजीशन है, सिनोनिमस क्या है कि जो चेंज हुआ है वो भी उसी काम करे। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखे GTA है, तो GTA सीक्वेंस की जगह पे GAA लग जाए तो T की जगह पे A तो लग गया है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जीन्स दैट हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस शुड इवॉल्व स्लोअर, और जिन जीन्स के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसके बगैर वो जानदार जिंदा ही नहीं रह सकता, तो उनमें एवोल्यूशन बड़ी ही स्लो होती है। ये एक कंपैरिजन उसने दिया है मुख्तलिफ जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो रेट है, ठीक है, रेट ऑफ एवोल्यूशन का, ठीक है, उसको उन्होंने कंपेयर किया हुआ है। तो जो ब्लैक कलर में दायरा है वो जाहिर कर रहा है कि फोसिल डाइवर्जेंट टाइम, और जो अनफिल्ड वाइट कलर में है वो मॉलिक्यूलर डाइवर्जेंस टाइम, ठीक है। फोसिल के साथ में कंपेयर किया हुआ है और वो बता रहा है कि तकरीबन सब के अंदर जो चेंज है
ठीक है, उसका जो टाइम है या उसका जो ड्यूरेशन है वो एक ख़ास सेट पैटर्न में है, वो मिलता जुलता है।